नमस्कार। उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं हम सुर्खियां। अयोध्या में सीएम योगी का दौरा, हनुमानगढ़ी और रामलला के किए दर्शन, बोले काशी मथुरा संभल तो कभी भोज में मंदिरों को तोड़ा, सनातन ही राष्ट्रीय धर्म। मिल्कीपुर उपचुनाव के लिए मंत्रियों की टीम तैनात, कटहरी जीत के बाद मिल्कीपुर की कमान भी स्वतंत्र देव के हाथ, 6 मंत्री करेंगे चुनाव का प्रबंधन। संभल में एसआई की टीम ने किया दौरा, मंदिर कुएं समेत कुल 24 जगहों का निरीक्षण किया गया, 19 कूप और 5 तीर्थ स्थलों का पूरा किया सर्वे। कानपुर में नाले पर बना अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर, महापौर से हाथ जोड़कर सपा विधायक नसीम ने मांगी मोहलत, मेयर ने कहा बहू 1 सेकंड का भी टाइम नहीं दूंगी। मेरठ में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा के दौरान भगदड़, कई महिलाएं और बुजुर्ग चोटिल, एंट्री गेट पर भीड़ होने की वजह से हुआ हादसा। और बाराबंकी में 1 करोड़ की मार्फिन संग तस्कर अरेस्ट, उस्मा गांव का निवासी तस्कर मोहम्मद परवेज गिरफ्तार, आसपास के जिलों में करता था सप्लाई। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। कन्नौज से अहम खबर है, जहां चंद पैसों के लालच में मौत को बांट रहे हैं निजी अस्पताल। अनट्रेंड डॉक्टरों से करवाया जा रहा ऑपरेशन से डिलीवरी के बाद महिला की यूरिन बंद हुई है। महिला की हालत बिगड़ी तो कानपुर रेफर किया गया, जेवर गिरवी रख पीड़ितों ने इलाज करवाया। बीते करीब 7 दिनों से पल पल तड़पती रही महिला, परिजनों ने अस्पताल के सामने किया हंगामा, महिला की जान की 1 लाख लगाई गई बोली। अस्पताल संचालक बोले लेना है तो लो वरना जाओ। सदर क्षेत्र के जय मां मैटरनिटी सेंटर का यह पूरा मामला। तो कन्नौज से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ऑपरेशन से डिलीवरी की गई और महिला की हालत बिगड़ गई। आपको बता दें यूरिन की जो महिला का यूरिन बंद हो गया ऑपरेशन के बाद, तो लगातार अनट्रेंड डॉक्टरों से ऑपरेशन की ये ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। कुछ कही रहा है ठीक हो जाए, हम कुछ होना के अंदर ले आए और सबसे ले आए लड़का 75,000 रुपया लड़का थी, धरो तो बहुत लगा, सब लगा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। नोएडा से अगली खबर, जहां स्कूल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। स्कूलों को धमकी भरा मेल आने का सिलसिला जारी है। जानकारी मिलते ही स्कूल में अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्कूल प्रबंधक ने नोएडा पुलिस को इसकी जानकारी दी। जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची कई टीमें पुलिस कर रही है मामले की जांच पड़ताल। स्कूलों के प्रबंधक ने वापस भेजे सभी बच्चे। सेक्टर 126 के लोटस वैली स्कूल का ये पूरा मामला है। नोएडा के थाना सेक्टर 126 क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। रुक करेंगे अगली खबर का। रामपुर से अगली खबर, जहां 35,000 की घूस लेते जेई गिरफ्तार हुआ है। बिजली विभाग का जेई घूस लेते गिरफ्तार हुआ है। मुरादाबाद से आई एंटी करप्शन की टीम ने रंगे हाथों पकड़ा है। बिजली विभाग का जेई अरेस्ट किया गया है। ग्रामीण की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने जेई को गिरफ्तार किया। जेई को सैफनी थाने ले जाया गया, जहां पर एंटी करप्शन टीम ने पुलिस के सुपुर्द किया है। तो मुरादाबाद से एंटी करप्शन टीम पहुंची और उसने ये गिरफ्तारी की। तो रंगे हाथों बिजली विभाग का जेई गिरफ्तार किया गया है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे। ग्रामीण की शिकायत पर एंटी करप्शन टीम ने पकड़ा है। जेई को सैफनी थाने ले जाया गया है। एंटी करप्शन टीम आपको बता दें जेई को थाने लेकर पहुंची है। रामपुर से यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। 35,000 की घूस लेते घूसखोर जेई गिरफ्तार हुआ है। बिजली विभाग का जेई घूस लेते साफ तौर पर गिरफ्तार हुआ है। मुरादाबाद से आई एंटी करप्शन टीम ने यह कार्रवाई की है और घूसखोर जेई को गिरफ्तार किया है। अब बढ़ेंगे अगली अहम खबर की ओर। यूपी के अयोध्या में शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे।
मुख्यमंत्री ने हनुमानगढ़ी में दर्शन करने के बाद रामलला के दर्शन किए। इसके बाद धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होने के लिए असरफी भवन पहुंचे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने असरफी भवन के पास मंडप में आयोजित पंच नारायण महायज्ञ में आहुति अर्पित की। इस मौके पर सीएम ने कहा कि श्री हरि की कृपा से यह सृष्टि संचालित है। अयोध्या धाम त्रेता युग की अवधारणा को जिंदा कर रहा है। विश्व मानवता को बचाना है तो सनातन धर्म को सुरक्षित रखना होगा। सीएम ने कहा कि विरासत को विस्मृत कर हम भौतिक विकास को नहीं बनाए रख सकते हैं। विरासत और भौतिक विकास का समन्वय होना जरूरी है। भारत की परंपरा इष्ट देवों, धर्म स्थलों, मान बिंदुओं से है। इन मूल्यों को याद कर आगे बढ़ेंगे तो भारत बना रहेगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में नया भारत विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। विरासत और विकास के बीच में एक बेहतर यज्ञ उसी की प्रेरणा देता है। यानी यज्ञों के पीछे का भाव ही यही है कि उसका एक पक्ष है सांसारिक उत्कर्ष का और दूसरा पक्ष है जीवन में सफलता के लिए मुक्ति प्राप्त हो। सांसारिक उत्कर्ष विरासत को बनाए रख करके भारत की परंपरा अपने इष्ट देवों से, भारत के पावन धर्मस्थलों से, मान बिंदुओं से, जो हमारे आदर्श हैं, हमारी प्रेरणा है, उनसे प्रेरित होकर के निरंतरता प्राप्त कर सके। और उन मूल्यों और आदर्शों को ध्यान में रख करके जब हम आगे बढ़ेंगे तभी भारत बना रहेगा। और ये हमारा सौभाग्य है कि आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश अपनी विरासत का कछोड़े बनाए रखते हुए विकास की एक नई बुलंदियों को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर से नया भारत एक विकसित भारत के रूप में आगे बढ़ रहा है। इस विकसित भारत के लिए हम सबको आगे मिलकर के काम करना होगा। और मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि अगर विश्व मानवता को बचाना है तो उसका एक ही मार्ग है, वह है सनातन धर्म का सम्मान करो। सनातन धर्म सुरक्षित है तो दुनिया में सब कोई सुरक्षित है। भारत तब तक भारत है जब तक भारत के अंदर सनातन धर्म सुरक्षित है। और इसकी रक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। हर एक यह शाश्वत धर्म है, सृष्टि के साथ चला हुआ धर्म है। हो सकता है किसी कालखंड में कुछ विसंगति आई हो, लेकिन विसंगति का परिमार्जन भी हमारे ऋषि मुनि संतों के माध्यम से समय समय पर महापुरुषों के द्वारा दिखाए गए मार्ग का अनुसरण करते हुए हम करेंगे। लेकिन कहीं भी हम इस विकृति के कारण, उस विसंगति के कारण आपसी उन फूट का, आपसी बंटवारे का, आपसी विभाजन के उन गलतियों का खामियाजा पूरे देश और पूरे देंगे। इस संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। जिन कारणों से देश को गुलाम होना पड़ा था, जिन कारणों से इस देश को गुलामी की बेड़ियों को जूझने के लिए, झेलने के लिए मजबूर होना पड़ा था, हमारे पवित्र धर्मस्थलों को अपमानित होना पड़ा था, वे फिर से न हो, ऐसी स्थिति पैदा हो, इसके लिए अभी से हर एक भारतवासी को तैयार होना होगा। और जब हम लोग दिलो दिमाग से इसके बारे में सोचेंगे तभी भारत भी सुरक्षित रहेगा, सनातन धर्म भी सुरक्षित रहेगा, आने वाली पीढ़ियां भी सुरक्षित रहेंगी। दुनिया के अंदर अकेले सनातन धर्म है जिसने दुनिया की हर जाति, हर मत, हर मजहब, हर संप्रदाय के लोगों को उसकी विपत्ति के समय शरण देकर के संरक्षण दिया है, उसे फलने फूलने का एक अवसर दिया है।
लेकिन क्या दुनिया के अंदर ऐसे ही हिंदुओं के साथ भी हो रहा है क्या? ऐसे ही हो रहा है क्या? आज बांग्लादेश में क्या हो रहा है? पाकिस्तान में क्या हुआ था? इससे पहले अफगानिस्तान में क्या हुआ था? मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से, कौन वे लोग थे जिन्होंने देश के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए उन मानबिंदुओं को नष्ट करने का काम किया था? और क्यों किया था? उसके पीछे की नीयत क्या थी? उसके पीछे की नियति अपने बर्बर कृत्यों को अंजाम देकर के पूरी धरती को नरक बनाने की साजिश का हिस्सा था, जिसके तहत कभी काशी में काशी विश्वनाथ मंदिर, कभी अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि, कभी मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि, कभी संभल में कल के अवतार की हरिहर भूमि, कभी भोज में ज्ञान के अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती के पावन मंदिर को नष्ट किया जाता है, तोड़ा जाता है, अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से कभी सोमनाथ का मंदिर अपवित्र किया जाता है। इन मंदिरों को तोड़ने से उनका कुल और वंश ही नष्ट हुआ होगा जिन्होंने इन मंदिरों को अपवित्र किया है। उन्होंने दिखाया तो, और ये कारण है जब मैं आज पूछता हूं कि भाई जिन लोगों ने मंदिर तोड़े थे उनकी क्या स्थिति है वर्तमान में, तो लोग बताते हैं कि औरंगजेब के परिवार के लोग, उसकी वर्तमान खानदान, मुझे कोई एक दिन बता रहा था जबकि कोलकाता के पास वो रिक्शा चलाते हैं, तो मुझे बताओ अगर उसने पुण्य किए होते, इन मंदिरों को तोड़ा नहीं होता तो रिक्शा चलाता क्या? ये दुर्गति को प्राप्त करता, ये उसकी दुर्गति है। उसने ईश्वर की अवमानना की है। और मैं यही कहूंगा कि दुनिया के अंदर अगर विश्व शांति की स्थापना करनी है तो यह सनातन धर्म ही उसको कर सकता है, केवल सनातन धर्म। और भारत के अंदर सनातन धर्म ही भारत का राष्ट्रीय धर्म है। अगली खबर का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश स्थित संभल में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की टीम ने दौरा किया और मंदिर, कुएं समेत कुल 24 जगहों पर निरीक्षण किया है। इस संबंध में संभल के जिलाधिकारी आपको बता दें, संभल के जिलाधिकारी राजेंद्र पेसिया ने बताया कि आज एएसआई की टीम ने संभल में कुल 24 स्थानों पर सर्वे किया है, जिसमें 19 कूप और 5 तीर्थ शामिल हैं। उन्होंने कुल 24 जगह निरीक्षण किया है। कल राजस्व विभाग की टीम से हमने जो नाप तोल कराई थी वह भी इसी सर्वे का हिस्सा था, ताकि सर्वे टीम का समय बच सके, इसलिए कल पैमाइश राजस्व विभाग की टीम से करा ली गई थी। सर्वे पूरा हो गया। टीम में पुरातत्व निदेशालय लखनऊ से राम विनय, उत्खनन एवं अन्वेषण डॉक्टर कृष्ण मोहन दुबे, सहायक पुरातत्व अधिकारी अनिल कुमार सिंह, सर्वेक्षण और हिमांशु सिंह शामिल हैं। डीएम ने बताया कि जिला प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर एएसआई की टीम के सर्वे के कार्यक्रम को गोपनीय रखा था और मीडिया को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। सर्वे पूरा होने के बाद जिलाधिकारी ने मीडिया को जानकारी दी। डीएम ने कहा कि संभल में 5 तीर्थ और 19 कूपों का एएसआई द्वारा सर्वेक्षण किया गया। जो नया मंदिर मिला था उसका भी निरीक्षण किया गया। सर्वे में 8 से 10 घंटे तक ये सर्वे चला है। जो प्राचीन मंदिर खोला गया था उसका भी सर्वेक्षण एएसआई द्वारा किया गया है। एएसआई अपनी रिपोर्ट हमें सौंपेगी। कुल 24 क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया गया है। और इस बीच दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही। इस वक्त की बड़ी खबर, देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर, कांग्रेस दफ्तर। आपको बता दें, पिता दीपक पांडे से बात कर राहुल गांधी ने सांत्वना दी है।
प्रभात पांडे की मौत से जुड़ा यह मामला, प्रभात पांडे के पिता से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर में जान गंवाने वाले प्रभात के पिता से राहुल गांधी ने मुलाकात की है। आपको बता दें, पिता दीपक पांडे से बात कर राहुल गांधी ने सांत्वना दी है। आपको बता दें कि कांग्रेस के द्वारा संसद के विधानसभा के घेराव के दौरान प्रभात पांडे की मौत हो गई थी और अब प्रभात पांडे के पिता से राहुल गांधी ने बात की है और उनको सांत्वना प्रदान की है। इस दौरान क्या कुछ कहा वो अपने दर्शकों को सुनाते हैं। तो दीपक जी नमस्कार, मैं राहुल बोल रहा हूँ। हाँ नमस्कार। नमस्कार, बहुत सॉरी, ये हमने क्या हुआ, वैसे हुआ क्या ये मैं कुछ नहीं बता सकता। मेरा आपको परिवार को मेरा प्यार। हाँ हेलो। हाँ हाँ, मेरा प्यार, और किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें बता देना, पार्टी वालों को बता दीजिए प्लीज। अरे हम क्या बताएं, हमारा तो चिराग ही खत्म हो गया। बिल्कुल बिल्कुल, कमाई धमाई का साधन, बुढ़ापे का सहारा सब खत्म हो गया। अब क्या बचा है मेरे पास। हम सब हैं आपके लिए, तो आप घबराइए मत, हम सब हैं। हाँ ये हुआ कैसे? मैं नहीं बता सकता, मैं कुछ नहीं जानकारी है मुझे। अचानक फोन आया। फोन क्या आया, 1 बजे से 5 बजे के बीच में माँ फोन कर रही थी उसको, नहीं फोन रिसीव हुआ। उसके बाद 5 बजे रिसीव हुआ तो कोई फोन अटेंड उसी के नंबर पर किसी ने किया, तो कह रहा है कि ये बेहोश पड़े हैं। हमने कहा कौन बेहोश पड़े हैं, कहाँ पड़े हैं, तो कार्यालय का नाम लिया। उसके बाद फोन कट गई। तब से हम लोग फोन करते हार गए, कोई फोन भी नहीं उठा। फिर उतनी खबर मैं अपने भाई को दिया, मनीष पांडे, जो लखनऊ में पत्रकार हैं, उनको दिया। तो उन्होंने टेकअप किया, टेकअप करके सिविल अस्पताल ले गए। सिविल अस्पताल से ही हमको बुरी खबर सूझने को मिल गई। सॉरी। बहुत दुख की बात है। मगर हम सब हैं आपके लिए। हाँ ठीक। तो आप घबराइए मत, हम सब हैं। और तो हमारा मम्मी को और आपको और पूरे परिवार को प्यार। हाँ ठीक। तो राहुल गांधी ने मृतक प्रभात के पिता से बात की और उन्होंने परिवार को सांत्वना दी और उन्होंने कहा कि किसी भी तरीके की जरूरत हो तो पार्टी और वो खुद परिवार के साथ हैं और परिवार के लिए उन्होंने कहा कि पूरे परिवार को मेरा प्यार। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर लखनऊ से है, जहां लखनऊ में राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन का 2 दिवसीय अधिवेशन का आयोजन किया गया है। यह आयोजन लखनऊ के रविंद्रालय स्थित सभागार में किया गया। अधिवेशन के पहले दिन उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल मुख्य अतिथि के रूप में अधिवेशन में शामिल हुए और दीप प्रज्वलित कर अधिवेशन का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में राज्य विद्युत परिषद इंजीनियर संघ के तमाम पदाधिकारी समेत उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के सभी जूनियर इंजीनियर शामिल हुए। आयोजित अधिवेशन के दौरान राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन द्वारा बिजली निजीकरण समेत तमाम मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपने की मांग की गई। उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन के अध्यक्ष आशीष गोयल ने अपने संबोधन में जूनियर इंजीनियरों को संबोधित करते हुए कहा कि जूनियर इंजीनियर पावर कॉरपोरेशन की रीढ़ की हड्डी हैं। ऊर्जा विभाग लगातार घाटे से गुजर रहा है, हम सभी को मिलकर इस घाटे से उबरना है। बिजली निजीकरण से किसी भी कर्मचारी को कोई नुकसान नहीं होगा। मैन पावर बढ़ने से विभाग का प्रॉफिट नहीं बढ़ेगा
और आपके द्वारा दिए गए मांग पत्र पर संगठन के साथ बैठकर विचार किया जाएगा। पूरे पावर कॉरपोरेशन की ट्रांसमिशन की और उत्पादन की रीढ़ भी है और नींव भी है। आप हमारे फर्स्ट रिस्पॉन्डर हैं। उपभोक्ता सबसे पहले आप ही से मिलता है, या ट्रांसमिशन में जो भी काम करना होता है, उत्पादन में जो भी काम करना होता है, सारा टेक्निकल का काम जूनियर इंजीनियर संवर्ग पर निर्भर होता है। तो आप इस ऊर्जा संरचना के विश्वकर्मा हैं। अगली हम खबर की बात कर लेते हैं। खबर कानपुर से है, जहां जीएसबीएम प्रदेश का पहला ऐसा मेडिकल कॉलेज बन गया है जहां रेटिना की सर्जरी शुरू हो गई है। अब यहां पर रेटिना की जटिल से जटिल दिक्कतों का भी ऑपरेशन संभव है। आंख की झिल्ली का फटना, मोतियाबिंद गिर जाना, लेंस गिर जाना जैसी स्थिति में आमतौर पर आंखों की रोशनी चली जाती है। लिहाजा जिसका इलाज अब कानपुर मेडिकल कॉलेज में संभव हो गया है। आपको बता दें कि आंखों की रोशनी जाने का खतरा और आंखों से संबंधित कई बीमारी ऐसी होती हैं जिसमें मरीज की आंखों की रोशनी चली जाती है। मेडिकल कॉलेज के नेत्र रोग विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर परवेज खान ने बताया कि जब मोतियाबिंद काफ़ी पुराना हो जाता है और आंखों के अंदर का कैप्सूल फट जाता है तो ऐसे में ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाता है। इस स्थिति में आंखों में लेंस भी नहीं लग पाता है। ऐसे में मरीज की आंखों की रोशनी पूर्ण रूप से चली जाती है। कुछ मोतियाबिंद ऐसे भी होते हैं जिसमें लेंस नहीं लग पाता है, जिसके अलावा जब आंखों के पर्दे की झिल्ली फट जाती है तो इसमें भी ऑपरेशन करना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर परवेज खान ने बताया कि रेटिना का ऑपरेशन आइरिस विधि, स्क्वालेरल विधि और गुल्ड आईओएल विधि से ऑपरेशन किया जा रहा है। निजी अस्पताल कम से कम 50,000 रुपये का खर्च इस ऑपरेशन के लिए लेते हैं। वहीं इस ऑपरेशन का खर्च कानपुर मेडिकल कॉलेज में ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये का होता है। जिसे आप जानते हैं जीएसबीएम एक टर्शियरी केयर सेंटर। टर्शियरी केयर सेंटर का मतलब कि जो केसेस छोटे मोटे हॉस्पिटल्स में या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में नहीं हो सकते, वो केसेस के लिए यहाँ केसेस रिफर किया जाता है। रेटिना भी सर्जरी ऐसी चीज़ है जो आमतौर पे छोटे मोटे हॉस्पिटल्स या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स या जो नए मेडिकल कॉलेज है उनमें ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं। और उसकी फैसिलिटी अब यहाँ स्टार्ट हुई है, जो कि आमतौर पे बाहर जो प्राइवेट सेक्टर में होता है तो बहुत ही महंगा होता है, जिसको आप लोग बहुत ही सस्ते दरों में आप आसानी से कर सकते हैं। यहाँ लगभग 10-12 हज़ार ये काम है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कानपुर से, जहां सीसामऊ नाले के पास अवैध अतिक्रमण हटाने के लिए प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है। इस दौरान महापौर प्रमिला पांडे भी मौके पर पहुंची। इस दौरान नवनिर्वाचित सपा विधायक नसीम सोलंकी भी घटनास्थल पर पहुंची। दोनों के बीच बातचीत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में विधायक नसीम सोलंकी हाथ जोड़कर महापौर से 7 दिनों की मोहलत की मांग कर रही थी, लेकिन महापौर प्रमिला पांडे ने 1 सेकेंड भी मोहलत देने से मना कर दिया और कहा कि आप जाइए, मैं एक पल भी नहीं दूंगी। बुध की रात को सीसामऊ नाले में एक नवजात शिशु की मौत हो जाती है। उसके बाद मामला इतना संगीन हो जाता है कि नगर निगम को एक्शन लेना पड़ता है और आज जो है एक्शन लेते हुए ईदगाह से लेकर वीआईपी रोड तक की नाले के ऊपर जितने भी अतिक्रमण लोगों ने बसा रखे थे, जोगड़ झुप्पी, उनको तोड़ने के लिए नगर निगम आज सड़कों पर उतर आया है। महापौर खुद इस मोर्चे को लेकर सड़कों पर उतरी है। इस अभियान को चलाया जा रहा है। बाकायदा हम दिखा दे कि देखिए किस तरीके से जो बुलडोजर है वो गरज रहा है और यहाँ पर देखिए जो अतिक्रमण जिन लोगों ने कर रखा था, जो झुग्गी झोपड़ियां थी, उनको तोड़ने का काम जो है नगर निगम की टीम द्वारा किया जा रहा है। बाकायदे जो महापौर है वो अपनी निगरानी में और दिशा निर्देश में जो है इस अतिक्रमण को चलवा रही है। इनसे बातचीत कर लेते हैं। एक घटना हो गई है, उसके बाद अब एक्शन में आ गया है नगर निगम। किस तरीके से सफाई करवा रही है? पूरा नाला साफ करेंगे, पूरा सारे नाले पर जितने कब्जे हैं कब्जे रहित कर देंगे। क्या क्या कुछ होगा नालों में? नाला गिरवाएंगे और नाले के 4-4 फुट की दीवार, 10-10 फुट की जाली लगवाएंगे। जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं वो कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं, उनको लगाने दीजिए, आरोप का लगाना काम। तो देखिए जो महापौर है वो कह रही है कि जो नालों के ऊपर अतिक्रमण है
उसको हटवाएंगी और नालों के लिए जो सुरक्षा के लिहाज से 4-4 फुट की दीवार बनाई जाएगी और 10 फुट की जो जालियां हैं उनको लगा दिया जाएगा, ताकि इस तरीके की जो मौतों की घटनाएं हैं ये बंद हो सके और आने वाले भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो सके। हालांकि अभी हम फिर से एक बार ये चीजें दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से नगर निगम का जो बुलडोजर है वो लगातार यहाँ पर चल रहा है। बुलडोजर है, उसके साथ साथ जो अन्य गाड़ियां हैं जो यहाँ पर टूटने फूटने जो काम है वो हो रहा है, और उसके बावजूद इस सारे सामान को ले जाकर यहाँ की जो नगर निगम की गाड़ियां हैं वो यहाँ से ले जाएंगी। हालांकि नगर निगम के आला अधिकारी और जो कर्मचारी हैं, काफी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर जो लोग हैं वो बहुत ही परेशान हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हम आपसे बात भी और भी कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से झुग्गी झोपड़ियां तोड़ी जा रही हैं और यहाँ पर जो विधायिका है वो भी पहुंच गई हैं, तो इनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे। हालांकि अभी जो है यहाँ पे राहत, जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं उन्होंने गुहार लगाई है विधायक से, और विधायक जो है मौके पर पहुंच गई हैं और कहीं ना कहीं ये स्थिति को संभालने का प्रयास कर रही है। महापौर से भी इन्होंने बातचीत करी है कि इस अतिक्रमण अभियान को रोका जाए। हालांकि अभी लगातार ये अतिक्रमण अभियान चल रहा है और विधायिका जो है वो कैमरे में कुछ भी बोलने से बच रही है। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट।